नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज महावीर जयंती है। पूरी दुनिया भर में युद्ध के हालात हैं और ऐसे समय में केवल महावीर स्वामी के ही अहिंसा परमो धर्म का संदेश जो है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। आज शहर भर में कई आयोजन हुए हैं। तमाम जगहों पर शोभा यात्राएँ निकली है। कई मंदिरों में, जैन मंदिरों में अलग से पूजा अर्चना हुई है। कल 31 तारीख को एक बड़ा आयोजन उनका दलाल बाग में हो रहा है, जिसके अंदर तमाम लोग मिलेंगे और आयोजन के एक दूसरे को बधाई देंगे। ये तो शहर के हाल हैं। अब हम अखबारों की बात भी कर लेते हैं आपसे। अखबारों को लेकर आज हम प्रभात किरण से खबरें शुरू करते हैं। प्रभात किरण की आज खबरें हैं। खबरें बहुत हैं। आज सोमवार भी और 30 मार्च को इंदौर की खबरों से हम आज शुरू कर रहे हैं। इंदौर की कुछ खबरें हैं प्रभात किरण की जो अच्छी खबरें, जिस पर हम बात भी कर लेते हैं। एक तो इंदौर चिड़ियाघर में मछली घर तैयार हो गया है लगभग। अब उसको 30 साल के लिए ठेके पे देने की तैयारी शुरू हो गई है और ये जू को जो है 30 साल के लिए दिया जाएगा। मुझे एक बात समझ में ये नहीं आ रही यार कि जब सभी चीज़ें ठेके पे देना है तो फिर उसका प्राइवेट रूप से क्यों नहीं लोगों को खोलने दिया जाता है कि भाई आप खोलिए, अपना बनाइए और चलाइए, उसको कारोबार करिए। नगर निगम जिस आर्थिक कंगाली के दौर से गुजर रहा है, उसके अंदर नगर निगम को पीपीपी मॉडल पर काम नहीं करेगा तो शहर में कोई विकास नहीं कर पाएगा। इसलिए जितने भी प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं, जितनी भी योजनाएं लाई जा रही है, वो सब पीपीपी मॉडल पर लाई जा रही है। पीपीपी मॉडल पर लाओ का जो है एजेंसी से काम कराओ, एजेंसी प्रोजेक्ट सब चीज़ें आपको तैयार करके देगी, कई सालों तक पैसा कमाएगी, उसके बाद में आपको सौंप कर चली जाएगी। जू के मछली घर की आप बात कर रहे हैं, 30 साल के लिए इसे पीपीपी मॉडल में बनाने की तैयारी हो गई है। टेंडर जारी हो गए हैं। अप्रैल में इसके टेंडर जो है खोले जाएंगे, उसके बाद में इसका काम शुरू होगा। अभी काम शुरू नहीं हुआ है, सिर्फ अभी ये जो ऊपरी तौर पर सिर्फ टेंडर जारी हुआ है, खाका तैयार किया गया। चलिए एक और खबर इस पर हम बात कर लें। इस समय सहकारिता के 9 साल से मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं हुए। तमाम सहकारी संस्थाओं के सैकड़ों संस्थाएं ऐसी जिनकी ऑडिट नहीं हुए 8-8, 9-9 साल हो गए। संस्थाओं का भगवान मालिक है। सहकारी संस्थाओं के अलावा जो कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ चलती थी वो भी चरमराने लगी हैं। बहुत सारी जगह पर शासन का कोई सहयोग वसूली पर नहीं मिलता। इसके कारण भी बहुत सारी संस्थाएं जो है वो अपनी देह त्याग देती है समय से पहले ही। उसका मूल कारण ये होता है कि छोटे छोटे कर्ज देकर जिन लोगों को खड़ा किया जाता है, उससे तमाम लोग जो हैं अपने कर्ज लेकर गायब हो जाते हैं और संस्था के साथ कोई खड़ा नहीं होता। ऐसे समय में संस्था के पदाधिकारी जो हैं वो खाली हाथ रह जाते हैं और बहुत बड़ा पैसा उनका वसूली में फंस जाता है। ऐसी स्थितियों में संस्थाओं की हालत बहुत ख़राब है और 160 से अधिक हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं जिनका कामकाज खत्म हो चुका, कोई नई कॉलोनियाँ नहीं काट रही हैं और इसके अलावा 1000 के लगभग कोऑपरेटिव सोसाइटियों के पंजीयन हैं। ये सब अभी हाल रद्द हो जाएंगे। चुनाव के बीच में इनका काम समाप्त कर दिया जाएगा। इसलिए भी क्योंकि इनमें न तो कोई वसूली हो रही, ना इनका कोई ऑडिट हो रहा और ना इनका कोई कामकाज चल रहा है। ये 10 से 12 सालों से ये ठंडी अवस्था में पड़ी हुई हैं। सहकारिता को लेकर कुछ कसावट की गई है और कई प्रयास किए जा रहे हैं। क्या है सर? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सहकारी संस्थाओं को लेकर कहा जाए तो पिछले दिनों जो राहत भरी खबर आई थी कि सहकारी संस्थाएं अब पेट्रोल पंप खोल पाएगी, गैस एजेंसी चला पाएगी और मैरिज गार्डन भी चलाएगी सहकारी संस्थाएं। टैक्सियां चलाने की भी छूट दे दी गई है। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी पहल है। कम से कम एक जानकारी के साथ जो है सहकारी संस्थाओं में कार्यशालाएं शुरू की जा रही है और जो अभी कार्यशाला लगी थी उसमें भी इस तरीके की बातें कही गई। तो मुझे लगता है सहकारी संस्थाओं का अधिकार जो है थोड़े से बड़े किए जा रहे हैं और अधिकार बढ़ाने से मुझे लगता है कि उनकी जो हालत है, जो कमजोरी है, आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रही है, तो मुझे लगता है कामकाज बढ़ेगा तो स्थिति भी सुदृढ़ होगी। छात्रों जो भी सदस्य होते हैं उनको डिविडेंड भी अच्छा मिलता है। उसमें संस्थाओं में जो भी लाभांश होता है उसका सबको हिस्सा बराबर बढ़ता है। तो एक अच्छा प्रयास है। अगर हो जाए, सफल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। विक्रम मेले का समापन हो गया है और विक्रम मेले के समापन से 41,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ वहाँ बिकी हैं उज्जैन में। ये अपने आप में नया रिकॉर्ड हो गया। 1200 करोड़ रुपए से ज़्यादा का वाहन वहाँ से बिके हैं। अब आपको इंदौर में उज्जैन के वाहन MP 13 नंबर के MP 13 नंबर के वाहन धड़ल्ले से शहर में घूमते हुए दिखेंगे ठाट बाट के साथ में। यानी इंदौर और उज्जैन के बीच में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। इसके अलावा 200-225 करोड़ के लगभग जो है शासकीय सरकार को भी इससे राजस्व प्राप्त हुआ है। मतलब सरकार का रेवेन्यू का खजाना भी थोड़ा बहुत भर गया इससे। अब ये देखना होगा कि मार्च के बाद वाहनों की खरीदी बिक्री की क्या स्थिति रहती है, क्योंकि अब बहुत ठंडा समय आने वाला है। इसलिए मुझे लगता है कि अब अगले 2-1 महीने वाहनों के लिए बिक्री के लिए बहुत ही ठंडे रहेंगे। क्या साहब? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो दौर गुजर गया जब इंदौर में ग्वालियर पासिंग MP 7 की गाड़ियां दिखाई देती थी। हालांकि उस समय की MP 7 की गाड़ियों के साथ में दिक्कत ये थी कि पुलिस जो है उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं थी। पुलिस जगह जगह रोक देती थी, पर MP 13 की गाड़ियों पर पुलिस भी हाथ नहीं डालती। पुलिस को समझ में आ गया है कि इंदौर में जो जितनी भी गाड़ियाँ दिख रही है वो सिर्फ उज्जैन मेले से खरीदी गई गाड़ियाँ हैं। मेले के अंदर रोड टैक्स में जो आप 50% की छूट का फ़ायदा दे रहे हो, इस वजह से जो
बात कर ली जाए कि अप्रैल के महीने में, मई के महीने में बात कर ली जाए, अपनी जनवरी फरवरी, मतलब अप्रैल मई में तो नया साल शुरू होता है, सत्र मतलब जिसे कामकाजी साल जिसे वित्तीय वर्ष कहेंगे, पर उसके पहले ही जो है जनवरी फरवरी में मेला लगाकर आप इतनी कमाई कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस तरीके के मेले लगने से पिछले 2 साल से इंदौर के अंदर MP13 की इतनी गाड़ियाँ हो गई कि अब हमें लगता ही नहीं कि हम उज्जैन में हैं कि इंदौर में हैं। क्या बात है। एक पुरानी खबर, एक नई खबर आपको बता देता हूँ। हालांकि हम आपको बता चुके हैं और हम तीसरी बार आज शुरुआत है। 10 फीट घटा दी छावनी की सड़क, हम पहले बता चुके हैं। 10 दिन 12 दिन पहले हमने खबर आपको दे दी थी कि 10 फीट का मामला हो गया, समझौता हो गया और व्यापारी तैयार हो गए। आज अग्निमांड में है। एक खबर और, 1 दर्जन कॉलोनाइजरों के खिलाफ FIR दर्ज होगी और ये सब निगम ने संबंधित थानों को पूरे दस्तावेजों के साथ भेजा हुआ है। एक तो कॉलोनाइजरों के खिलाफ शिकायत थाने पहुंचा दो, थाने वाले इतना झुलाते हैं उन शिकायतों को, ये दस्तावेज पूरे नहीं है, वो दस्तावेज पूरे नहीं है। जब तक कॉलोनाइजर से कोई समझौता नहीं होता, नहीं तो ये फंसी पड़ रही थी। पुरानी भी कम से कम 10-12 FIR है जो कॉलोनाइजरों के खिलाफ दर्ज नहीं हो पाई, वापस लौट के आ गए। अब क्या हालत है? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हो कि नगर निगम का अवैध कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ अभियान तो चलाता है, लेकिन पूरी तैयारी नहीं करता है, सिर्फ आवेदन देकर भूल जाता है। अब 1 दर्जन और नए कॉलोनाइजरों के खिलाफ जो है आप आवेदन देने जा रहे हैं। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, नगर निगम सीमा में, नगर निगम के जोन होने के बावजूद, नगर निगम के अफसरों की नज़र होने के बावजूद नगर निगम सीमा में अवैध कॉलोनियाँ रातों रात कट कैसे जाती है? ये एक दिन का खेल तो है नहीं कि आप रात को सोते हैं और सुबह उठ के देखें तो एक मैदान में कॉलोनियाँ बस गई है, वहाँ सड़क बन गई है, घर बन गए हैं। ये कैसे संभव होएगा? तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं नगर निगम के अफसरों की नाकामी है, नगर निगम की नाकामी है कि आपकी आंखों के सामने निर्माण होते हैं, तब तक आप देखते रहते हैं और उसके बाद में आप जो है बात करते हैं कि अवैध कॉलोनी जिन्होंने काटी उनके खिलाफ हम थाने में आवेदन दे रहे हैं। पूरा 60 गांठ का खेल है। पहली बार नहीं है, अभी शहर में 35 लोगों को नोटिस दिए। एक हादसा हुआ है, वहाँ कौन सी कॉलोनी थी जिसमें आग लग गई है? ब्रजेश्वरी में, ग्रेटर ब्रजेश्वरी में जो हादसा हुआ, 8 या 9 लोग मर गए। उसके बाद में एक दिन नगर निगम जावा, प्रशासन जावा, 35 लोगों को नोटिस जारी कर दिए गए और बिल्कुल उनके मकानों को लेके। इसके बाद में मामला आपको उसके अगले दिन पढ़ने को कहीं नहीं मिला होगा ना, उसके बाद में इसकी कोई जानकारी आपको कहीं मिल रही होगी। ये सब केवल इसलिए होता है, कभी कोई हाईकोर्ट वाईकोर्ट लगा दे कहीं गलती से तो हमको बोलने को कि साहब हमने ये अभियान चला रखा था, हमने नोटिस जारी कर रखे थे, हमारे पूछताछ का काम चल रहा है। इसके अलावा प्रशासन घोल के पी जाता है इस प्रकार के कई आदेशों को जिस पर कुछ नहीं होता है। अगर ईमानदारी से प्रयास किया जाता तो आपको अगले 10 दिनों के अंदर दिखाई देने लगता है कि कहाँ पे जिन लोगों के मकान 2 मंजिला बने उनको नोटिस देकर आप धौंस दे रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, जबकि शहर में बड़े बड़े लोग इस जेल रोड पर और भी जगह पर पार्किंग बेच के खा गए पर उनका कुछ नहीं हुआ। पर 10-20 लोगों का शिकार बनाया जाता है जो बहुत कमज़ोर होते हैं, जिनकी कोई ताकत नहीं होती, उनको देड़ दुआ के उनके मकान खींच के ये अध्याय समाप्त हो जाता है। ये इंदौर शहर की प्रशासनिक व्यवस्था का सबसे बड़ा शानदार उदाहरण है ये। अब हम दोपहरी खबरों की बात कर लेते हैं। दोपहरी खबरों में एक तो मौसम की बात है। अरब सागर से आ रही नमी के कारण आज तापमान में अच्छी खासी अभी दोपहर बाद गिरावट है। दिन में तो गर्मी थी 2-1 बजे तक, 2 बजे बाद मौसम में एकदम बादल छा गए और हल्की हल्की बूंदाबांदी कुछ जगह हुई। मुझे ऐसा लग रहा 3 और 4 दिन मौसम विभाग के अनुसार अब शहर में थोड़ी ठंडक और राहत रहेगी। फिर भी अप्रैल का तापमान 41 डिग्री तक गया है 11 साल पहले, ये रिकॉर्ड टूटना है। पर अब देखा जाएगा तापमान की स्थिति, पूरे अप्रैल भर में गर्मी का भरपूर आनंद आपको मिलना है। क्या सर? हालांकि अप्रैल की शुरुआत जो नमी लिए होती जा रही है। आज शहर में अगर मौसम देख लिया जाए तो दोपहर बाद बादल छा गए हैं और जैसा कहा जा रहा है अरब की सागर की तरफ से नमी आ रही, तो मौसम में थोड़ी सी जो है पारा कमज़ोर हो गया है। मौसम में थोड़ी सी ठंडक का एहसास हो रहा है, चूँकि बादल छाने से सूरज की जो तपन है वो कम हो गई है। तो ऐसा उम्मीद की जा रही है कि शुरुआती अप्रैल के 2-4 दिन जो है मुझे लगता है राहत भरे रहने हैं। उसके बाद में तो आप तपने के लिए तैयार हो जाइए। टोपी ले लीजिए, गमछा ले लीजिए, ठंडे पानी पीजिए और जो है जो भी चीज़ें सुरक्षा के लिए हो सकती है उनके उपाय आपको शुरू करना है। एक और खबर में हम बात कर लेते हैं। अंततः 1 अप्रैल से मतलब 2 दिन बाद से इंदौर एयरपोर्ट 24 घंटे के लिए प्रारंभ हो जाएगा। 100 से अधिक फ्लाइट जाती थी। शाम को 6 बजे तक रनवे में काम चालू होने के कारण 6 बजे के बाद की सभी फ्लाइट बंद कर दी गई थी। इसके कारण बहुत सारे विमान के आने और जाने का क्रम टूट गया था। एक बार फिर नए सिरे से रनवे चालू होने के बाद और नया टर्मिनल शुरू होने के बाद में इसका असर अब इंदौर विमानतल पर दिखेगा। बहुत सारी नई फ्लाइट चालू हो जाएंगी। जिनकी उड़ान का फ़ायदा है कंपनियों को, इंडिगो ने अपना एक इंडिकेशन दे दिया। इंडिगो की नई फ्लाइट फिर से शुरू हो रही है, पुणे की जो फ्लाइट वो भी शुरू हो रही है। तो कई फ्लाइट पर इसका असर दिखेगा और इंदौर एक जीता जागता शहर आधी रात को नहीं पूरी रात तक आपको दिखेगा, क्योंकि विमानों के आने और विमानों के जाने का क्रम बताता है किसी भी शहर में कि वो शहर जाग रहा है। क्या साहब? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इंदौर रेलवे स्टेशन पर तो अब रात में ट्रेनों की आवाजाही नहीं होती है क्योंकि इंदौर डेड एंड पर आता है। पर बात कर लें एयरपोर्ट की, अगर एयरपोर्ट रात में 24 घंटे अगर चालू रखा जा रहा है तो रात में
विमानों की आवाजाही होने से इंदौर रात में भी चलता हुआ शहर कहलाएगा, या कहें कि रात में भी जागता शहर कहलाए। बसों के मामले में जरूर इंदौर में रात में बसों की आवाजाही रहती है। और वैसे भी बात कर लें, इंदौर खाने पीने वालों का शहर है। इंदौर की होटलें जो है रात भर खुली रहती है कि इंदौर में कुछ जगह ऐसी है कि आपको रात में भूख लगे तो आप जा सकते हैं, तो आप मुझे लगता है एयरपोर्ट भी जा सकते हैं, एयरपोर्ट खुला मिल जाएगा आपको। और इंदौर एक मात्र ऐसा शहर है जहाँ रात को 12:30 और 1 बजे भी जाके पोहे खा सकते हो आप। मतलब यहाँ ऐसा है, पोहे जलेबी रात को 12:30 1 बजे, आलू बड़े वगैरह भी आपको राजवाड़े पर तमाम जगह पे खाने के लिए मिल सकते हैं। इंदौर खाने पीने वालों का शहर है, जब इच्छा हो कहीं पे भी जाके खाया पिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं कभी भी। अब हम पत्रिका खबर की बात कर लेना। पत्रिका की एक खबर बात करेंगे। एक अच्छा प्रयास अगर नगर निगम कर रही तो 25 करोड़ की लागत से नगर निगम अपना नया और अत्याधुनिक वर्कशॉप बनाने जा रही है। नगर निगम पे सर्वाधिक गाड़ियाँ, नगर निगम 500 से 700 वाहन अलग अलग प्रकार के जो हैं, जो कचरा उठाने के लिए चल रहे हैं। इसके अलावा अन्य वाहन भी बहुत सारे हैं जिनके रख रखाव पर बहुत बड़ी राशि खर्च होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक अच्छा गैरेज का काम यहाँ हो गया लंबा चौड़ा, तो इससे राजस्व तो बचेगा, पर गाड़ियों का सुधार के लिए भी हो सकता है मुझे कुछ तकनीकी डायरेक्टर और इंजीनियर यहाँ पर भर्ती कर लेना चाहिए जो ऑटोमोबाइल क्षेत्र को, ताकि गाड़ियों का बाहर काम होना बिल्कुल बंद हो जाए और एक घोटाला गड़बड़ी का जो शिकायत आती रही तो वो भी आना बंद हो जाएगी। क्या बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वर्कशॉप की ज़रूरत इंदौर में महसूस की जा रही है। एजेंसी में जो भी वर्कशॉप है वो छोटा पड़ने लगा है। नगर निगम में गाड़ियों का जो कारवा है वो 1-1.5 हज़ार से ज़्यादा का हो चुका है, छोटी बड़ी सारी गाड़ियां मिलाकर। तो ऐसे में नरवल में जो एक सरकारी जगह जो देखी गई नजूल की, अब उसको हासिल करने के लिए भोपाल सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। वहाँ से मंजूरी मिलते ही नगर निगम जो है नरवल में आधुनिक जो है वर्कशॉप जारी बनाएगा। उस वर्कशॉप में डिजिटलाइजेशन से काम करने की बात की जा रही है। आप बिल्कुल सही कहा, जानकार इंजीनियरों की वहाँ टीम रखी जाएगी जो गाड़ियों की मरम्मत के बारे में जानकार हो। अभी नगर निगम के ही जो जानकार लोग हैं वही अपने हिसाब से अपनी जुगाड़ वाली जो है कहते हैं ना इंजीनियरिंग करते हैं और गाड़ियों को सुधार के सामने कर देते हैं ये। और नगर निगम की जुगाड़ से ही इस बार रंग पंचमी पे जो है पिचकारी बनी थी। मतलब ऐसा नहीं है, नगर निगम की जुगाड़ हर प्रकार की रहती है। अगर एक बार जुगाड़ हो जाए तो फाइलों से लेकर सब दौड़ने लग जाती हैं, जो फाइलें नहीं काम की रहती वो भी दौड़ने लग जाती है। तो नगर निगम जुगाड़ से चलता है। चलिए, अब हम, ये तो थी खास खबरें। कल मुख्यमंत्री जी इंदौर में थे, कुछ विशेष था मुख्यमंत्री जी का? मुख्यमंत्री जी कल इंदौर में थे और नर्मदा के चौथे चरण की दशहरा मैदान से शुरुआत करके गए हैंगे। और ये इंदौर की वही जगह रही जहां 48 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने नर्मदा का जब पहला चरण आया था उसका लोकार्पण किया था। तो अगले 3 साल बाद 2029 में हमें जो है नर्मदा के चौथे चरण का पानी मिलेगा। तब मंच पर जो आसीन थे नेता वे रहे या न रहे, पर इंदौर में नर्मदा का जल जरूर पहुँच जाएगा। कौन कौन लोग ताकत दिखाने में सफल हुए कल? ताकत की अगर बात कर दी जाए तो सारे नेता एक जाजम पर तो खड़े थे, पर मुख्यमंत्री के सामने अपना वर्चस्व दिखाने, यानी अपनी ढाल, अपनी टबली और अपना राग जो सुनाने में किसी ने कसर बाकी नहीं रखी है कि मैं ही सब कुछ इस शहर के लिए कर रहा हूँ। वाह, बहुत बढ़िया बात है। वैसे भी शहर के लिए जो भी हो रहा है सब वही कर रहे हैं। हम और आप तो कुछ कर ही नहीं रहेंगे, हम लोग तो बस बैठे हुए हैं, समय का इंतज़ार कर रहे हैं। अब हम दोपहर के व्यापार की खबरें मैं आपको बता देता हूँ। ये व्यापार की बहुत महत्वपूर्ण खबरें हैं, आप तैयार हो जाइए। भीषण मंदी का दौर शुरू होने वाला है अगले 15 दिनों के अंदर। एक्सिस बैंक के डायरेक्टर हैं नीलकंठ मिश्रा, उन्होंने एक भविष्यवाणी की। वो इकोनॉमिस्ट भी हैं, वो जाने माने, और उन्होंने बताया कि अगले 15 दिनों बाद मंदी का दौर कैसे शुरू हो जाएगा। माना जा रहा था कि युद्ध शायद 1 महीना हो गया है, शायद युद्ध बंद हो जाएगा, परंतु आज ये लग गया कि अब युद्ध जो है रुकने की स्थिति नहीं है और अगले 15 दिन युद्ध बहुत आराम से चलेगा। हमारे पास जो भारत में हमारे पास जो कच्चे तेल का रिजर्व था वो 15 तारीख के लगभग ख़त्म हो जाएगा। अब हमें जो है जो पुराना रिजर्व था वो $60, $65, $40 सब में ख़रीदा हुआ था, वो सब खत्म हो जाएगा। अब आपको जो कच्चा तेल खरीदना पड़ेगा वो खरीदना पड़ेगा बाज़ार कीमत पर। बाज़ार कीमत का मतलब ये है कि ईरान भी आपको सस्ता तेल नहीं देगा और रूस भी आपको सस्ता तेल नहीं देगा। जो बाज़ार की कीमत है कि उस पर भारत को तेल खरीदना, वो प्रीमियम भी देना है इस पर। तो ये हालत होगी इस चक्कर में कि अब हमें डॉलर में पेमेंट करना है, इनका डॉलर में करना है या हमको फिर चीन की युआन राशि में करना है। हमें लिए दोनों ही बहुत घातक होंगे हमारे लिए, क्योंकि $115 प्रति बैरल, $118 प्रति बैरल का तेल और ₹95 टूट चुका और ₹95 कीमत देकर तेल खरीदना से हमारी बहुत बुरी तरह से कमर टूट जाएगी। 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए के नीचे हम आ जाएंगे, हमारी अर्थव्यवस्था 2.5 लाख करोड़ रुपए के नीचे आ जाएगी। मतलब हम 2.5% से ज़्यादा GDP हमारी विकास दर जो नीचे चली जाएगी। एक झटका तो हमें ये लगने वाला है। दूसरा, जितने उद्योग हैं जिनका निर्यात था वो सब बंद हो चुके हैं, तो उन्होंने 30% उत्पादन कम कर दिया। मंदी का दौर कहाँ से शुरू होगा ये आपको बता रहा हूँ मैं।
तीसरा, इसके बाद जो सबसे बड़ा असर पड़ेगा वो ये पड़ेगा, 1 लाख से अधिक छोटे बड़े रेस्टोरेंट जो है वो गैस की टंकियों के अभाव में पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। मतलब यहाँ कामकाज ख़त्म हो चुका है, यानी इनके खरीदने की क्षमता भी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। एक और इसके अलावा बात बता दूँ आपको कि 10.39 अरब करोड़ 10.39 करोड़ राशि जो है, एक मिनट ज़रा फिगर देख लेता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, 10.68 अरब डॉलर का निर्यात हमारा पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। और जो पोर्ट पर, मतलब जो बंदरगाहों पर जो कंटेनर खड़े हैं उसमें करीब करीब 700 करोड़ से 1000 करोड़ का सामान जो है वो बर्बाद हो गया, जिसका अब किसी काम का नहीं है। उसमें चावल, फल, सब्जी, मछली, मांस सब भरा हुआ था, जो खाड़ी में जाता था वो जाना बंद हो गया। और सबसे बड़ी दिक्कत ये कि हारमुज खाड़ी अब अभी खुलने की संभावना बहुत कम है। जो एक 2 टैंकर आ रहे हैं वो इतने हैं कि हमारा 1 दिन का काम चलता है, फिर 1 दिन का काम चलता है। तो अब हम पूरी व्यवस्था ऐसी हो गई कि हमारी कि अब 2 दिन का खरीद लो, अब 1 दिन का खरीद लो। ऐसी स्थिति में बहुत बड़ा वित्तीय संकट भी भारत के लिए खड़ा होने वाला है। तो तैयार हो जाइए, कीमतें भी ज़रूर बढ़ेगी। एक और बात जो है सबसे ज़रूरी कि भले ही सरकार ने 10 रुपये टैक्स कम कर दिया, एक्साइज टैक्स पेट्रोल और डीजल पे, पर कंपनियां अभी भी ये कह रही हैं कि उनको 20 से 25 रुपये लीटर का घाटा हो रहा है पेट्रोल और डीजल पे। तो आप ये मान के चलिए कि जैसे ही चुनाव खत्म होंगे कम से कम 10-10 रुपये पेट्रोल और डीजल पर बढ़ना बिल्कुल तय, क्योंकि 95 रुपये प्रति डॉलर के पेमेंट पर आप कच्चा तेल नहीं खरीद सकते, बहुत हालत ख़राब हो जाएगी। एक खबर और आपको बता देता हूँ, अब सोना, जो देश आप घर में आज जो सोना रखते हैं हम, उसको हम बहुत मुश्किल बेचते हैं जब हमारी बहुत तकलीफ़ के दिन होते हैं। यही हालत देशों की होती है। कई देशों ने अब तकलीफ़ का समय आने के बाद और राजस्व घटा होने के बाद में तेज़ी से अपना सोना निकालना शुरू कर दिया। तुर्की ने सबसे पहले निकाला, 59 टन सोना तुर्की ने बाज़ार में निकाल दिया है। इसके बाद रशिया ने 14 टन सोना बाज़ार में निकाल दिया। इसीलिए सोने के भाव ऊँचे नीचे नहीं हो रहे, नीचे आ रहे हैं रोज़। और पोलैंड ने दावा किया है कि वो बहुत बड़ी तादाद में सोना बाज़ार में उतारने वाला है। इसके अलावा 4 से 6 और भी देश है जो निकाल रहे हैं। अभी 74 टन सोना बाज़ार में आया, तब सोने के भाव और नीचे आ गए हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अगले महीने अप्रैल के अंत तक करीब 150 टन के लगभग सोना और भी बाज़ार में आ जाएगा। इसलिए सोने के भाव अब निरंतर नीचे बने रहेंगे। एक और झटका जो हमको लगा है वो ये लगा कि 1 महीने के अंदर निवेशकों के 42 लाख करोड़ रुपए सुहा हो गए शेयर बाज़ार में। आज फिर शेयर बाज़ार ऊंधे मुँह गिरा है। और जो सुनामी अमेरिका से शुरू हुई तो जापान तक चली और पूरे के पूरे बाज़ार तहस नहस हो गए हैं आज शेयर बाज़ार, ट्रंप के एक ऐलान के बाद कि हम हारमुज की खाड़ी और खार द्वीप पर कब्जा करेंगे। इसका परिणाम ये हुआ कि पूरे बाज़ारों में भारी घबराहट हो गई और अब निवेशक निकल के भागने लगे। भारत में जितने विदेशी निवेशक थे वो अपना पैसा निकाल कर भाग गए। उनको समझ में आ गया कि अब यहाँ पर कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, क्योंकि भारी घाटे का काम हो रहा है, रोज़ नीचे जा रहे हैं शेयर बाज़ार। तो इसी स्थिति में आप ये मान के चलिए, दिमाग बना लीजिए कि अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर जो है आपको भीषण मंदी के दौर से शुरू होगा। कई जगहों पर कामकाज ठप होना, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब आपको दिखने लग जाएगा। तो ये वो खबरें व्यापार की जो आपको पढ़ने को नहीं मिलती, ये तमाम जगह हम भी ढूंढ के निकालते हैं। बहुत सारे YouTube चैनल्स और तमाम जगह हमको खोल के देखना पड़ता है, उसके बाद ये खबरें मिल पाती है जो हम आप तक पहुंचाते हैं। इनको तलाशने के लिए इकोनॉमिक्स गाइड है बड़ी वाली, उनको भी तलाशना पड़ता है। फाइनेंशियल टाइम्स, दूसरे अखबार या विदेशों के अखबार को भी छान लेते हैं, ताकि आपको एक बार में वो सारी जानकारी मिल जाए जो आपको अपग्रेड करने का काम भी करती है। तो ये वो खबरें थी जो हमने आपको दी। शहर की जानकारी भी हमने आपको दे दी। हमारा आपसे आग्रह है, दोपहर न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम को आप कृपा करके अधिक से अधिक लाइक करिए और अपने मित्रों तक जरूर लिंक ट्रांसफ़र करिए, ताकि वे और इसको आगे बढ़ा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।